मोटरबोट लहरों को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी और उसमें बैठे लोग इंडियन आइलैंड के धुंधले साये की तरफ बढ़ रहे थे। नाव पर सवार 8 लोग अपने अपने डर और राज लिए हुए थे। इस रहस्यमयी न्योते को कबूल करने की उनकी वजहें भी उनके बैकग्राउंड जितनी ही अलग अलग थीं। वेरा क्लेथॉर्न, एक शांत और सुंदर युवती, को लगा था कि उसे एक सेक्रेटरी की टेम्पोरेरी नौकरी मिल गई है। डॉ आर्मस्ट्रांग, एक कामयाब लेकिन परेशान डॉक्टर, को उम्मीद थी कि उसे एक अच्छा कंसल्टेशन मिलेगा। जस्टिस वॉरग्रेव, एक रिटायर्ड जज जिनकी बड़ी रेप्यूटेशन थी, अपने एक पुराने दोस्त से मिलने के ख्याल से उत्सुक थे। एमिली ब्रेंट, एक सख्त और धार्मिक महिला, अपनी बाइबल पकड़े हुए थी। उनके विचारों में पाप और धर्म का जिक्र था। फिलिप लोम्बार्ड, एक एडवेंचरस फौजी, रहस्य के माहौल का स्वागत कर रहा था। उसका अतीत राजों से भरा हुआ था। जनरल मैकार्थर, एक पुराने फौजी, सोच में डूबे हुए थे। उनके दिमाग में पिछली लड़ाइयों की यादें घूम रही थीं। मिस्टर और मिसेस रॉजर्स, द्वीप के नए बटलर और कुक, घबराहट में काम कर रहे थे। उनके चेहरों पर बेचैनी साफ दिख रही थी। जैसे जैसे द्वीप पास आता गया, ग्रुप पर एक अजीब सा तनाव छा गया। समुद्री हवा ठंडी थी और गुलों की आवाज उनके दिलों में बढ़ते डर को और बढ़ा रही थी। ये सभी अजनबी थे जिन्हें किस्मत इस सुनसान द्वीप पर ले आई थी। उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। धुंध से ढका हुआ द्वीप उनके आने का इंतजार कर रहा था। उसकी खामोशी आने वाली खौफनाक घटनाओं का संकेत दे रही थी। मेहमान आइलैंड मैंशन के ऑप्युलेंट ड्राइंग रूम में जमा हुए। बनावटी खुशी का माहौल था, अजीब खामोशी और बनावटी मुस्कुराहट के साथ। सब एक दूसरे से मिले, नजरें घुमाते हुए अपने आसपास और एक दूसरे को जिज्ञासा और आशंका से देख रहे थे। कमरा बहुत खूबसूरती से सजाया गया था, लेकिन वहाँ एक खालीपन था, जैसे जीवन और गर्मी की कमी थी। खाने का ऐलान हुआ और मेहमान खाने के कमरे में चले गए। हर पल उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मेज के बीच में 10 छोटे सिपाही की मूर्तियां सजी थीं। उनके रंगे हुए चेहरे सामने घूर रहे थे। दीवार पर एक डरावनी नर्सरी राइम 10 लिटिल सोल्जर बॉयज लटकी हुई थी, जिसके श्लोक एक भयानक भाग्य की ओर इशारा कर रहे थे। जैसे ही आखिरी खाना हटाया गया, एक अदृश्य आवाज कमरे में गूंजी। सामान्यता का नाजुक भ्रम टूट गया। यह एक रिकॉर्डिंग थी जिसमें हर मेहमान पर नाम लेकर पुराने अपराध, एक हत्या का आरोप लगाया गया था, जिससे वे बच गए थे। घबराहट फैल गई, आरोप प्रत्यारोप हुए, इनकार किए गए, लेकिन आवाज बेरोक थी। उसके ऐलान उस सन्नाटे में गूंज रहे थे जो बाद में छा गया। डर और शक ने मेहमानों को घेर लिया, जैसे कि आवाज गायब हो गई और एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। वो फंस गए थे। उनके गहरे राज खुल गए थे। उनके पुराने पाप उन्हें सताने के लिए वापस आ गए थे। डॉ आर्मस्ट्रांग घबराए हुए अपने ऊपर लगे इल्जामों से साफ इनकार कर रहे थे। वेरा क्लेथॉर्न, पीली और डरी हुई, अपनी बेगुनाही का दावा करते हुए अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी। जस्टिस वॉरग्रेव बिल्कुल शांत चेहरे के साथ लग रहे थे, जैसे कि बस वही एक हैं जो शांत हैं। रात तनाव से भरी थी। सन्नाटा बस लहरों की आवाज और उनके दिलों की धड़कन से टूट रहा था। नींद आना नामुमकिन था। डर उनका साथी बन गया था। वो एक सोने के पिंजरे में कैदी थे। उनकी हर हरकत पर नजर थी। उनके हर शब्द पर शक था। वो आइलैंड जो कभी खूबसूरती और अकेलेपन की जगह थी, अब डर की जेल बन गई थी। उसका अकेलापन अब एक डरावनी सच्चाई थी। अगली सुबह दमकती हुई और साफ आई, लेकिन दिन की खूबसूरती उस डर को दूर नहीं कर पाई जो द्वीप पर छाया हुआ था। उनका सबसे बड़ा डर तब सच हो गया जब उनमें से एक मरा हुआ पाया गया। उनकी मौत नर्सरी कविता 10 लिटिल सोल्जर बॉयज के पहले पद की तरह थी। घबराहट डर में बदल गई। पिछली रात के इल्जाम अब एक भयानक सच्चाई बन गए थे। जैसे ही बाहर तूफान आया, हवेली के अंदर के तूफान को दर्शाता हुआ मौत एक लगातार मेहमान बन गई। एक एक करके मेहमानों का अंत हो गया। हर मौत नर्सरी कविता में घटते हुए सिपाही लड़कों का एक भयानक चित्रण थी। कभी भव्य डाइनिंग टेबल, उनके साझा भाग्य का प्रतीक, अब उसमें कम लोग बैठते थे। हर खाली कुर्सी उनके बीच के हत्यारे की एक भयानक याद दिलाती थी। हर मौत के साथ शक और डर बढ़ता गया। भरोसा उठ गया, उसकी जगह शक और डर ने ले ली। दोस्ती रेत की तरह बदलती रही। हर कोई एक दूसरे पे शक करता रहा। क्या ये डॉ आर्मस्ट्रांग थे जो अपने भूतकाल से परेशान थे, या फिर वेरा क्लेटॉर्न
क्या उनका शांत स्वाभाविक बनावटी चेहरा था? क्या ये लोम्बार्ड हो सकता है, एक ऐसा एडवेंचरर जिसका पास्ट कुछ खास अच्छा नहीं था? जो मेहमान कभी अजनबी थे, अब डर और शक से जुड़ गए थे। उनका साझा राज उनके दिल पर भारी बोझ था। वो डिटेक्टिव बन गए, एक दूसरे की हरकतों को देखते हुए, हर बात का मतलब निकालते हुए, बेसब्री से कोई क्लू ढूंढ रहे थे। कातिल की पहचान का कोई इशारा, लेकिन कातिल उनके बीच एक भूत की तरह घूमता रहा, बड़ी सफाई से वार करता रहा, हमेशा एक कदम आगे। और हत्याएं होती रहीं, लाशें बढ़ती रहीं, जब तक सिर्फ 2 लोग बाकी रहे, वेरा और लोम्बार्ड। शक की सुई लोम्बार्ड पर घूम गई। उसके भाड़े के सिपाही होने के अतीत ने उनके डर को और बढ़ा दिया। लेकिन अचानक वेरा लोम्बार्ड पर पलट गई। उसे यकीन हो गया कि वही कातिल है। उसने उसे गोली मार दी, यह मानकर कि उसने आतंक के राज्य का अंत कर दिया है। द्वीप पर अकेली वेरा पर राहत की लहर दौड़ गई। वह बच गई थी, लेकिन जैसे ही वह खामोश हवेली में घूमती रही, एक बढ़ती हुई बेचैनी ने उसे घेर लिया। कातिल ने सब कुछ प्लान किया था, हर मौत को नर्सरी कविता के हिसाब से अंजाम दिया था। लेकिन एक लाइन बाकी थी, एक सिपाही का हिसाब नहीं था। और फिर उसे एक भयानक एहसास हुआ, वह आखिरी सिपाही थी। थकी हुई और गिल्ट से परेशान वेरा अपने कमरे में वापस चली गई, उस मजबूत हुक की तरफ जो छत से लटका हुआ था। यह पहेली का आखिरी टुकड़ा था, कविता का आखिरी वर्स। सच्चाई अपनी पूरी भयानकता के साथ उस पर टूट पड़ी। वह कातिल का आखिरी शिकार और उसका अनजाना साथी दोनों थी। जज, मेहमानों में से एक के रूप में डिस्गाइज्ड, ने उसे मैनिपुलेट किया था, उसके गिल्ट और डर का इस्तेमाल करके अपने आखिरी न्याय को अंजाम देने के लिए। द्वीप ट्वाइलाइट की भयानक स्टिलनेस में डूबा हुआ, बदला लेने के अपने अंतिम कार्य का गवाह बना। जज, जो खुद को न्याय का साधन कहता था, ने उन सभी पर फैसला सुनाया था, उन्हें उनके पिछले पापों के लिए सजा दी। और विडंबना के एक आखिरी चिलिंग मोड़ में उसने अपनी मौत की योजना बनाई थी, यह सुनिश्चित करते हुए कि न्याय चाहे कितना भी ट्विस्टेड हो, दिया गया। कुछ दिन बाद इंडियन आइलैंड पर कोई बातचीत न होने के कारण अधिकारी वहां पहुंचे। उन्हें वहां एक अकल्पनीय हॉरर का दृश्य मिला, मौत का एक भयानक टैब्लो। 8 लाशें, हर एक की अपनी कहानी, पूरे द्वीप पर बिखरी हुई थीं, एक चालाक और निर्दयी हत्यारे के शिकार। लेकिन खुद कातिल गायब था, बिना कोई निशान छोड़े। इंडियन आइलैंड का रहस्य और गहरा गया जब उन्हें एक कन्फेशन मिला, जो मास्टरमाइंड खुद जस्टिस वॉग्रेव द्वारा ध्यान से लिखा और छोड़ा गया था। इसमें उसने अपनी मोटिवेशंस, अपने ट्विस्टेड सेंस ऑफ जस्टिस और अपनी मेटिकुलस प्लानिंग, जिसने द्वीप को उसके अंतिम रेट्रिब्यूशन के एक्ट का स्टेज बना दिया था, सब डिटेल्स में बताया था। इंडियन आइलैंड की कहानी एक डरावनी कहानी बन गई, एक सबक देने वाली कहानी जो हवा में फुसफुसाती रही। वो आइलैंड जो कभी खूबसूरती की जगह थी, वहां हुई भयावह घटनाओं से हमेशा के लिए दागदार हो गई। यह इंसानी दिल में छिपे अंधेरे का एक खामोश निशान बनकर खड़ा रहा, अनियंत्रित अपराध बोध और पागलपन की ताकत का एक कठोर याद दिलाता हुआ। लहरें उसके पथरीले किनारों से टकराती रहीं, पेड़ों से हवा सरसराती रही और अपने साथ बीते हुए समय की गूंज ले जाती रही। और हालांकि सच्चाई सामने आ गई थी, फिर भी बेचैनी का एहसास बना रहा। एक ठंडा एहसास दिलाता रहा कि कुछ रहस्य अनसुलझे ही अच्छे होते हैं, कुछ आइलैंड्स को अछूता ही रहने देना बेहतर होता है।